नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, एशियाई देशों के राष्ट्रीय प्रतीकों की दुनिया में। अक्सर हम इन्हें बस एक खूबसूरत डिजाइन समझकर आगे बढ़ जाते हैं, है ना? पर असल में ये सिर्फ डिजाइन नहीं है। ये ऐसे प्रतीक हैं जिनमें इतिहास, संस्कृति और किसी भी देश की उम्मीदें सब कुछ छिपा होता है। तो चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं और इन प्रतीकों में छिपी कहानियों को जानते हैं। हम सब ने इन प्रतीकों को कहीं ना कहीं देखा जरूर है, पर क्या कभी रुककर सोचा है कि ये असल में कहना क्या चाहते हैं? देखिए, एक राष्ट्रीय प्रतीक सिर्फ एक तस्वीर से कहीं ज्यादा होता है। ये तो एक तरह से किसी देश की पहचान का डीएनए है। तो सवाल ये ही है कि आखिर एक प्रतीक कौन सी कहानी सुनाता है? आइए पता लगाते हैं। चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं, भारत के प्रतीक से। पहली नजर में क्या दिखता है? शेरों के नीचे एक पहिया। लेकिन ये कोई मामूली पहिया नहीं है, इसे धर्म चक्र कहते हैं, जो महान मौर्य सम्राट अशोक के समय से लिया गया एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये सिर्फ रफ्तार का नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है, यानी नैतिक कानून, कर्तव्य और लगातार आगे बढ़ने का रास्ता। देखा कैसे एक छोटा सा हिस्सा पूरे देश के दर्शन को अपने अंदर समेटे हुए है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में चलते हैं, एक प्रतीक में एक कहानी। यहां हम देखेंगे कि कैसे देश बिना शब्दों के अपना पूरा इतिहास लिख देते हैं। तो आखिर ये राष्ट्रीय प्रतीक है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये किसी देश का ऑफिशियल सिग्नेचर है। ये एक ही दमदार तस्वीर में देश के पूरे इतिहास, उसकी कीमतों और भविष्य के सपनों को एक साथ बांधने जैसा है। इसका काम यही है। ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, ये पहचान का एक ऐलान है। अब चलिए देखते हैं कि देश अपने प्रतीक अक्सर अपनी आसपास की दुनिया से कैसे चुनते हैं। ये हिस्सा उन पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में है जो एक देश की पहचान बन जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, विषय एक ही है, एक फूल, लेकिन दो अलग अलग संस्कृतियों में इसके मायने कितने अलग हैं। जापान में गुलदाउदी शाही परिवार का प्रतीक है, जिसे गुलदाउदी सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। ये ताकत और लंबी उम्र को दिखाता है। और वहीं दूसरी तरफ वियतनाम में कमल कीचड़ से ऊपर उठने, पवित्रता और एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद का प्रतीक है। इससे ये साफ पता चलता है कि किसी भी प्रतीक का मतलब उसके कल्चर पर निर्भर करता है। और ये कहानी सिर्फ फूलों तक ही नहीं रुकती। जरा पौराणिक गरुड़ को देखिए, जो इंडोनेशिया और थाईलैंड में शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक है। या फिर बाघ, जो भारत और मलेशिया में साहस को दर्शाता है। इसी तरह चावल की बालियां खेती से जुड़ी खुशहाली का संकेत देती हैं, और ताड़ का पेड़ जीवन और संपन्नता का प्रतीक है। ये सारे प्रतीक प्रकृति के साथ गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को दिखाते हैं। चलिए अब प्रकृति से आगे बढ़कर विचारों की दुनिया में चलते हैं। ये हिस्सा आस्था और उन आदर्शों के बारे में है जिन्होंने इन प्रतीकों को गढ़ा है, यानी विश्वास, दर्शन और राजनीति। ये तुलना देखिए, कितना कुछ साफ हो जाता है। सऊदी अरब में तलवार न्याय की रक्षा करने की इच्छा को दिखाती है, जबकि ताड़ का पेड़ समृद्धि का प्रतीक है। उत्तर कोरिया में लाल सितारा और पनबिजली बांध साफ तौर पर साम्यवाद और औद्योगिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जैसा कि हमने देखा, भारत का अशोक चक्र धर्म और प्रगति के मार्ग को दिखाता है। इससे पता चलता है कि कैसे एक प्रतीक किसी देश के मूल सिद्धांतों का एक शक्तिशाली शॉर्टकट बन सकता है। प्रतीक पत्थर की लकीर नहीं होते, वे वक्त के साथ बदलते हैं। किसी देश के इतिहास में बड़े बदलाव सीधे उसके प्रतीक में झलकते हैं। राजशाही के दौरान आपको मुकुट और शाही प्रतीक मिलेंगे। क्रांति के बाद आप आम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक देखेंगे, जैसे सितारे या हथौड़े। और आज के आधुनिक गणराज्य अक्सर अपने अतीत का सम्मान करने और भविष्य की ओर देखने के बीच एक संतुलन बनाते हैं। तो इतना सब जानने के बाद अब इन प्रतीकों को पढ़ा कैसे जाए? हमारा आखिरी खंड इसी बारे में है। प्रतीकों को समझने के लिए एक छोटी सी गाइड। ये बहुत आसान है। सबसे पहले प्राकृतिक चीजों को देखिए, जानवर और पौधे क्या कह रहे हैं। फिर विचारधारा की तलाश कीजिए, क्या कोई धार्मिक या राजनीतिक प्रतीक है। और आखिर में उसकी नींव का विश्लेषण कीजिए, आकार, रंग और पूरी संरचना क्या बताती है। इन 3 कदमों से आप किसी भी प्रतीक के पीछे छिपे अर्थ की परतें खोलना शुरू कर सकते हैं। तो इसका निचोड़ ये है कि राष्ट्रीय प्रतीक म्यूजियम में रखने वाली चीजें नहीं है। वे एक तरह से जिंदा दस्तावेज हैं। वो एक देश के साथ साथ बदलते हैं, उसकी जीत, उसके संघर्ष और उसकी बदलती पहचान को दिखाते हैं। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है
एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, जहां ग्लोबलाइजेशन और नई विचारधाराएं राष्ट्रीय पहचान को नया आकार दे रही हैं, तो सवाल यह है कि भविष्य के राष्ट्रीय प्रतीक कैसे दिखेंगे? कौन से नए प्रतीक कल के देशों की कहानियों को बताने के लिए उभरेंगे? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।